नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है कि आप अपनी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और यदि आप अपना बेस्ट देंगे तो आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 23 टॉपिक वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियाँ, मतलब गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसको कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग सरकार के वो अधिनियम और पॉलिसीज, नीतियाँ देखेंगे जो वनों के संरक्षण के लिए चलाई गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या दिया गया है? भारत में वनों की सुरक्षा के लिए 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में FSI बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये शॉर्ट फॉर्म भी आप सभी के याद रखिए, क्योंकि पिछली बार जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें शॉर्ट फॉर्म से योजनाओं के बहुत पूछे थे। इस बार भी जो सिलेबस है वो थोड़ा अजीब तरह का है हो सकता है शॉर्ट फॉर्म पे कई क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएं। तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ना, यही भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है ना, हर 2 साल में जो जारी होती है, वो यही जारी करता है। अगली लाइन क्या लिखी है? FSI वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करने वाला एक संगठन है। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो इसका पूरा नाम जो है ना, वैसे बोलते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस तरह से बोलते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दूसरा पॉइंट है, इसका प्राथमिक कार्य वनों के क्षेत्र को मापने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण के माध्यम से देश के वन धन को इकट्ठा करना और मूल्यांकन करना। तो जैसा सर्वे इसके नाम में है, तो सर्वे तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो फॉरेस्ट एरिया को मेजर करता है। ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, और उसके सहायता से ये जो वन संसाधन है उनको कलेक्ट करने का, उनकी वैल्यू को आंकने का कार्य करता है। मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन। अगला पॉइंट है, किसी संगठन के विशेष अनुरोध पर FSI अपने कर्मियों के लिए परियोजना आधारित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। यदि वन से रिलेटेड कोई संगठन है ना, तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ भेज सकता है कि वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अगला पॉइंट लिखा है, इसके अलावा इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेटा का एक बड़ा संग्रह है जो पर्यावरणविदों के लिए बहुत उपयोगी है। तो FSI के पास जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती हैं वनों से संबंधित, वो बहुत सारी होती हैं। तो जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के जानकार हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए डेटा सेंटर का काम करता है। अगला जो पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम। हमारे देश में वनों की गंभीर कमी और इसके प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। मतलब हमारे देश में जो वनों का प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, ये तो आपको पता ही होगा। और जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार जो अभी डेटा आया ना, उसमें वो दिया गया है, और जो इसको 33% मिनिमम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में लाया गया था इसके लिए, और 1981 और 91 में इसमें संशोधन किए गए थे। ये वनों के संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो मतलब समय समय पर इस पर अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, जिससे इसका जो इफेक्टिवनेस है वो बनी रहे। अगला है राष्ट्रीय वन नीति। तो यहाँ पे हम लोग जो लेटेस्ट राष्ट्रीय वन नीति है 1988 की, वो देखेंगे। इससे पहले भी आई थी, 2 बार राष्ट्रीय वन नीति आ चुकी हैं, वो आपको प्रीवियस वीडियोज़ में कराया जा चुका है।
तो हम लोग 1988 का ही केवल यहाँ पे देखेंगे। हम लोग केवल ये यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून और अधिनियम हैं, और उनके कई सारे ऐसे हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको यहाँ पे डिटेल में करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका जो प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय वन नीति का, वो पर्यावरण की रक्षा करते हुए पारिस्थितिक तंत्र को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। जो ये 1988 की पर्यावरण राष्ट्रीय वन नीति थी, है ना, इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने की बात की गई। इससे पहले क्या था, इससे पहले की वन नीति जो आई थी ना 1952 में जो आई थी, उसमें कृषि क्षेत्र बढ़ाने की बात हुई थी ना, तो वन काफ़ी प्रतिशत, वनों का प्रतिशत कम हुआ था। और जो इससे पहले 1894 में आई थी, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो अब वनों पे अपना अधिकार जमाने के हिसाब से ना इस तरह से कि वो खुद के राइट्स वनों में बढ़ा सके, जिससे वहाँ के संसाधनों का दोहन कर सके, इस तरह बनाई गई थी। तो जो लेटेस्ट 1988 की नीति है ना, वो अभी के सिनेरियो को देखते हुए बनाई गई है कि अभी पर्यावरण जो वन है ना, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य वनों का संरक्षण, पूरे देश में गहन वन कार्यक्रम को लागू करना है। इसमें देश के कुल 33% भूभाग को वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात मैं बता ही चुका हूँ अभी। अगला जो प्रोग्राम है वो है इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम, शॉर्ट में बोलते हैं IFPS। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है ना, ये आपको याद रखने हैं। ये जंगलों को जो आग लगती है ना, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, उनसे बचने के लिए इसको तैयार किया गया था। और इसमें वन संरक्षण और प्रबंधन, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दोनों टेक्निक्स का प्रयोग किया गया था एक साथ, तो इसीलिए लिखा है इंटीग्रेटेड। अगला पॉइंट इसी में इसके बारे में लिखा है कि यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर्स आ गए और उसके अलावा सिक्किम, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई और इन क्षेत्रों में जंगलों को बचाने के लिए संसाधनों की कमी भी पूरी हुई। तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था ना, उसमें ये स्कीम है ना काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुई। इसके बारे में एक और पॉइंट लिखा है, यह 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो जो इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम है IFPS, वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बेस है ना, वो प्रदान करना है और जंगलों को आग से बचाने के लिए उचित प्रबंध करना है। तो जितनी योजनाएं यहाँ पे देखी जा रही हैं और अधिनियम है ना, उनके मुख्य उद्देश्य आपको याद करना है, मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत ये पूछे जा सकते हैं। अगला जो है वो है वन शिक्षा निदेशालय। तो क्या लिखा है, वन शिक्षा निदेशालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, फिर से आ गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके अधीन संस्था। इसके प्राथमिक कार्यों, इसका प्राथमिक कार्य राज्यों को तथा यहाँ पे कामा लगा, राज्यों को कामा वन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। तो स्टेट्स को और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करता है ये वन शिक्षा निदेशालय। अगले पॉइंट में लिखा है, वर्तमान समय में 3 केंद्रीय वन अकादमी हैं। तो इस समय 3 सेंट्रल फॉरेस्ट एकेडमी हैं, तो उनके नाम दिए गए। वो कहाँ कहाँ पे हैं, असम में, तमिलनाडु में और उत्तराखंड में। तो असम के बिरनहत, क्या बोलेंगे इसको, बिरनिहत, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तथा उत्तराखंड के देहरादून में, और भारत वन संस्थान भी देहरादून में है। और वन एकेडमी से उसको कंफ्यूज नहीं करना, दोनों अलग अलग हैं। अगला पॉइंट लिखा है, इसके साथ ही कुर्सियांग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे रेंजर्स कॉलेज है। तो पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन की रेंजर्स कॉलेज कहाँ पे है, कुर्सियांग पश्चिम बंगाल में है। भारत सरकार वन रेंजर्स कॉलेजों का संचालन करती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेंजर्स कॉलेज का संचालन करती है। वन शिक्षा निदेशालय ने गैर वन संगठनों को भी प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया है।
तो जो वन शिक्षा निदेशालय है वो जो गैर वन संगठन है उनको भी ट्रेनिंग देता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण के विकास में सक्रिय लोगों की सहायता से पारिस्थितिक पुनर्स्थापना, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण विकास, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, वनों की कटाई और जैव विविधता को नुकसान की जांच के उद्देश्य से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो अगला आ गया ये है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। तो ये पारिस्थितिक पुनर्स्थापना, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण विकास, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट है उसको कम करने, वनों की कटाई को कम करने और जैव विविधता संरक्षण, इसके जांच के उद्देश्य से राष्ट्रीय वनीकरण प्रोग्राम, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, इसको शुरू किया गया। अगला है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, NCA इसको शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ये 1976 में आया था। इसके अनुसार इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या, संरक्षण उन्मुख वानिकी से उत्पादन वानिकी के अधिक गतिशील कार्यक्रम में बदलाव होना चाहिए। तो इनका जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है ना, ये क्या सुझाव दे रहा है कि प्रोटेक्शन के साथ साथ हमको प्रोडक्शन बेस्ड ऑफ फॉरेस्टेशन है ना, उस पर भी बेस्ड उसको भी ध्यान देना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है ना वो रुके नहीं। तो वनों का संरक्षण हो, उसके साथ साथ वहाँ की उत्पादकता भी बढ़े। इसमें सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय वन नीति को वस्तुओं और सेवाओं के लिए वन संसाधनों के इष्टतम प्रयोग, कटाव और अनाच्छादन को रोकने, वन उत्पादकता को अधिकतम करने और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए रोजगार क्षमता बनाने वाला होना चाहिए। तो इसने ये सुझाव दिए हैं कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, उसमें वन संसाधनों के इष्टतम प्रयोग, उचित प्रयोग और वनों के कटाव को रोकने और अनाच्छादन, मतलब कटाव या अनाच्छादन को रोकने, उत्पादकता को बढ़ाने और जो रोजगार है ना वो डेवलप किया जा सके वनों से, इस तरह का होना चाहिए। अगला जो है वो है जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, मतलब 2002 का है ये जैव विविधता अधिनियम। इसके बारे में हम लोग कई सारी चीज़ें देंगे क्योंकि इसके बारे में इससे पहले नहीं बताया है मैंने किसी भी वीडियो में। जैव विविधता अधिनियम 2002 का निर्माण जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, तो CBD उसको बोला गया है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, 1992 में जो ये हुई थी, उसमें निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयास के परिणाम स्वरूप जो राज्यों को स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनके संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुई थी जैव विविधता पर, वो भारत के प्रयासों से हुई थी। तो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये लाया गया जैव विविधता अधिनियम 2002, और इसमें राज्यों को, तो ये इंडियन स्टेट्स की बात की गई है, तो राज्यों के उनके स्वयं के जो जैविक संसाधन हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं, उनके अधिकारों, संप्रभु अधिकारों, तो उन पर उनके खुद के अधिकार को मान्यता प्रदान करने के लिए लाया गया। अब यहाँ पे हम लोग जैव संसाधनों को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो इसका अर्थ है ऐसे पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों अथवा उनके अंगों, उनकी आनुवंशिक सामग्री, उनका जेनेटिक मटेरियल और उत्पाद जिसका कोई वास्तविक या संभावित उपयोग अथवा मूल्य होता है, किंतु इसमें मानवीय आनुवंशिक पदार्थ शामिल नहीं है। ये सब आते हैं जैव संसाधनों के अंतर्गत। तो क्या क्या आता है, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों, उनके अंग, उनकी आनुवंशिक सामग्री या कोई प्रोडक्ट जिसका कोई अभी मूल्य है या आगे मूल्य हो सकता है। तो जैव विविधता अधिनियम ने क्या किया, जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित रेगुलेट करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की। तो 3 स्तर बनाने की परिकल्पना उसमें की गई है। तो पहला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी।
दूसरा है राज्य जैव विविधता प्राधिकरण, स्टेट बायोलॉजिकल क्या बोलेंगे, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। और तीसरा है जैव विविधता प्रबंधन समितियां, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखा है, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के आदेश अथवा लाभ के बंटवारे के निर्धारण से संबंधित किसी भी शिकायत को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में इसको NGT बोलते हैं, इसके पास ले जाया जाता है। मतलब जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के इससे संबंधित जो मामले होते हैं ना, उनके निपटारे के लिए NGT के पास जाया जाता है। NGT 2010 में बनाया गया था, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इसमें मैंने रखा है उसको। अगला पॉइंट है, भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की। तो अभी ऊपर जो NBA की बात की गई है ना, वो 2003 में उसकी स्थापना हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जो जैव संसाधनों के संरक्षण, धारणी और उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए एक विनियामक और सलाहकार, मतलब रेगुलेटर एंड एडवाइजरी संबंधी काम करता है। और जो इसका मुख्यालय है वो चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। किसका? NBA का, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। अगला जो है वो है राष्ट्रीय वन आयोग। तो राष्ट्रीय वन आयोग को 2003 में इसकी स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ये रहे हैं, जस्टिस BN कृपाल इनकी अध्यक्षता में। जो इसका गठन है वो वनों और वन जीवन के कामकाज की समीक्षा, सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाले वनों से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए किया गया था। तो इन पर्पज के लिए राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय वन आयोग जो 2000 लिखा है कि इसका गठन 2003 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 2006 में से केंद्र सरकार को सौंपी थी और 300 से अधिक सुझाव दिए थे। अब ज़्यादा इसके बारे में सुझाव वगैरह डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। और लिखा हुआ है इसके उत्तरदायित्वों में देश में वनारोपण, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी और अफॉरेस्टेशन कायम रखना तथा पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है, कि इकोलॉजी को मेंटेन करने से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है, इस बोर्ड ने वनारोपण को प्रोत्साहित करने और प्रबंधन की रणनीति तैयार करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की। तो जो राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड है ना, उसने ही ऊपर जो हमने बताया था ना, क्या बताया था, कहाँ चला गया, ये राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, ये इसी के द्वारा शुरू किया गया था, इसी के सुझाव से राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। हाँ, हम लोग संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, इसमें 2 अनुच्छेद संविधान में इसके तहत जोड़े गए थे। तो जो अनुच्छेद 48A है ये DPSP में है, राज्यों के क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 48A अनुच्छेद में क्या दिया गया है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये राज्यों को निर्देश दिया गया है कि ऐसा उनको करना चाहिए। और जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 51A का सब पार्ट G। तो अनुच्छेद 51A में क्या रखे गए हैं, फंडामेंटल
ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, कहाँ से लिया गया इनको? रूस के संविधान से। तो 51A के जी में क्या रखा गया? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये मौलिक कर्तव्य तो ये भारत के सभी जो सिटीजन्स हैं ना, उनके लिए बात की गई, तो उनको ये करना है ऐसा। मतलब भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है। पहले 10 थे, अब ये कितने हैं? 11। तो यहाँ पे मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बारे में भी मैंने पहले की वीडियो में नहीं बताया है। पहली बात तो सिलेबस में कभी कहीं पे ऐसा किसी टॉपिक में मुझे लगा नहीं कि ये वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रखा जा सकता है, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था, क्या लिखा है? पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार के उद्देश्य से इसे अधिनियमित किया गया था। तो नाम से ही समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, मतलब किसी भी तरह का जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरणीय समस्याओं के निपटान के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। तो ये केंद्र सरकार को पावर देता है कि देश में किसी भी रूप में यदि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उसके निपटान के लिए वो एक प्राधिकरण स्थापित कर सकता है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, शॉर्ट में EPA बोलते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये अधिनियम जून 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो स्टॉकहोम में होगा स्टॉकहोम सम्मेलन, तो स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो इसको देश में प्रभावी बनाने हेतु इसको लागू बनाया गया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को। EPA को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो अनुच्छेद 53 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। उसी के तहत इसको बनाया गया था। अगला पॉइंट इसमें है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम NGT एक्ट 2010 के तहत 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो इससे पहले आया था, तो मैंने बताया ना कि बाद में बताऊंगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये NGT एक्ट 2010 के तहत 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम लोग देखेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006। ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं, बस हल्का सा इसके बारे में देखेंगे। वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, FRA फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसमें वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों पर के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। तो जो वन अधिकार अधिनियम है, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी और वहाँ के जो पारंपरिक निवासी लोग हैं उनको वन संसाधनों पे अधिकार देने के लिए इसको लाया गया था। और आगे लिखा है जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। तो ऐसे वन संसाधनों पर अधिकार देता है जिस पे ये लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर थे। इसके बारे में 2 पॉइंट्स और लिखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये भी। यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों, और ब्रैकेट में लिखा है FDST, फुल फॉर्म इसका है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वन में निवास करने वाली ना, ये वन में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शॉर्ट में लिखेंगे FDST। और अन्य पारंपरिक वनवासी, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स,
ड्वेलर्स मतलब रहने वाले, फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब फॉरेस्ट में। तो OTFD मतलब अदर ट्रेडिशनल, अन्य पारंपरिक वनवासी है ना, तो OTFD अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो पीढ़ियों से वैसे जंगलों में निवास कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देता है। तो दो तरह के लोगों को जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है वो वन अधिकार देता है, और वो हैं FDST और OTFD, दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। लास्ट में दिया गया है, यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण को मजबूती प्रदान करता है। तो इनको अधिकार दिए गए। जो जंगलों में जो लोग रह रहे हैं ना, आदिवासी लोग काफ़ी प्राचीन समय से, वो वनों का दोहन नहीं करते हैं, वो केवल उतने ही चीज़ें लेते हैं वनों से जितनी उनको ज़रूरत होती है, वो कॉमर्शियली उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो जंगल में लोग रह रहे हैं ना, वो वनों का संरक्षण भी एक तरह से कर रहे हैं। लास्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टेट फॉरेस्ट लॉज। तो अलग अलग राज्यों में कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड नियम कानून हैं, तो उनको मैंने केवल हेडिंग डाल के लिख दिया है, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सभी राज्यों में ये अपने हिसाब से अलग अलग लागू होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है द स्टेट ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रूल्स। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो राज्य के अंतर्गत लकड़ी और दूसरे जो वन उत्पाद है ना, उनका आवागमन है ना, उसको नियंत्रित करने से संबंधित नियम है। दूसरा है द स्टेट इस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सॉ मिल्स रूल्स। सॉ मिल्स का मतलब जो लकड़ी को काटने की जो मशीनें होती हैं ना, जहाँ पे लगी होती हैं, सॉ मिल्स बोलते हैं। तो इनके इस्टेब्लिशमेंट स्थापना और इनके रेगुलेशन से संबंधित नियम है, ये भी बनाए गए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी ये सॉ मिल लगा लें। तीसरा है स्टेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रूल्स। राज्यों में जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना, उससे संबंधित नियम। चौथा है द रूल्स रेगुलेटिंग द ग्रेजिंग ऑफ कैटल। तो जो कैटल्स की ग्रेजिंग होती है ना, तो इसको भी कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि जो वन है ना वो प्रभावित, ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित ना हो। अगला है पांचवा स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट। तो राज्यों में ना फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बनाने के लिए अनुमति देता है और उनका रेगुलेशन करता है। छठवां है द स्टेट तेंदुपत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम। तो मैंने बताया था कि तेंदु का जो पत्ता होता है ना, उससे बनाई जाती है बीड़ी। तो इसके व्यापार, तेंदु की पत्तियों के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इसको मध्य प्रदेश या और कौन अन्य राज्यों में बनाया गया होगा इसको, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। तो उसे बोलते हैं द स्टेट तेंदुपत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम। और लास्ट है स्टेट प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट एंड रूल्स। तो कुछ प्राइवेट फॉरेस्ट और रूल्स भी, प्राइवेट फॉरेस्ट से संबंधित नियम भी कुछ राज्यों में बनाए गए हैं। तो ये 7 हो गए स्टेट से संबंधित फॉरेस्ट रूल्स। मैंने जितना आपके इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट चीज़ें रखनी थी वो मैं यहाँ पे रख दिया। ये आपको समझना है, आप इतने समझदार हैं कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यदि आप अपने सिलेबस से हटे तो पहली बार पेपर हो रहा है और किसी को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप यदि सिलेबस पे अपने अडिग रहेंगे और टाइमली रिवीजन करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि वो ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं। ये समझ लो कि सबके साथ वही लागू हो रहा है कि पहली बार पेपर दे रहा है, किसी को क्लियरली पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो वो आपके तैयारी पे डिपेंड करता है कि आपने अपने सिलेबस को किस तरह से समझा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।